चाहता हूं सर आप। चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और जीत भी भाजपा डबल डिजिट तक नहीं पहुंची है। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री मेरे साथ है। सीएम साहब कैसे देखते हैं, डबल डिजिट तक भाजपा अभी तक नहीं पहुंची है? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं, पिछले 8 महीने से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के चुनावों को टालने की कोशिश कर रही थी। हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद हमने पिछले 5 महीने में जनता की सेवा में अपना कार्य किया है और मैं शिमला की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो हिंदुस्तान की पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ये ब्रिटिशर्स टाइम की कॉरपोरेशन है। इसमें चुनाव विधानसभा से पहले होता था। मुझे इस बात की खुशी है कि हम 2/3 बहुमत से शिमला नगर निगम के वार्ड में कब्जा करने जा रहे हैं और हमारा प्रयास है, मैंने कई बार कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और जितनी जगह भी हमारी प्रत्याशी चुनाव जीते हैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं। जो हम 1-2 सीट हारे हैं बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। इसके लिए मैं शिमला की जनता का, शिमला के 3 विधानसभा क्षेत्रों की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना मैंडेट कांग्रेस के पक्ष में दिया, क्योंकि ये राजधानी है और राजधानी के नाते ये इसमें निश्चित तौर पर सब पढ़ी लिखे जनता यहाँ रहती है और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेता तरह तरह की बातें कर रहे थे कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर की जो बातें कर रहे थे और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जिस प्रकार की राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे थे, जनता ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को शिमला नगर निगम के माध्यम से जीत दिलाई है। प्रायोरिटी क्या रहेगी, क्योंकि 20-20 साल से जहां भाजपा की सीट थी वहां आपने भाजपा को हराया है, तो प्रायोरिटी क्या रहेगी? देखिए, जीवन में एक ही प्रायोरिटीज होती है, सेवा भाव। और उस सेवा भाव का मैं, हमारे जो प्रत्याशी है, जितनी महिलाएं प्रत्याशी यहाँ जीत के आई है, एक दिल में इनके भावना है कि हम अपने वार्ड के लिए करें, अपने काम के लिए करें और इसके लिए हम आगे बढ़े। ठीक, तो इस दृष्टिकोण से हम लोग काम करेंगे और जो हमारे वार्ड में हमने जो प्रॉमिस किया, हमारी पार्षदों ने जो प्रॉमिस की है, उसके लिए हमारी सरकार इन्हें पूरा धन भी उपलब्ध करवाएगी और निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। भाजपा के बड़े नेता प्रचार में थे, अनुराग ठाकुर पहुंचे हुए थे और बड़े नेताओं ने प्रचार किया नगर निगम के चुनाव के लिए। वो भी देखिए, जितने भी नेता आए हैं वो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, अपनी पार्टी की नीतियों का प्रचार कर रहे थे। हम अपनी पार्टी की नीतियों का प्रचार कर रहे थे। लोकतंत्र में जो भी पार्टियां आती है अपनी पार्टी की विचारधारा का प्रचार करती है। कांग्रेस की विचारधारा यहाँ जीती है, मुझे इसे खुशी इस बात। आदरणीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मंच में बैठे सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी प्रेस के बंधु, सबसे पहले तो आज मैं जो हमारे कॉरपोरेशन का रिजल्ट निकला है, जितने भी पार्षद गण जीत कर आए हैं सबको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जो हमने लोगों को प्रॉमिसेस किए हैं उसको विधिवत तरीके से उस कार्य को करेंगे। जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे पार्टी के लीडर्स हैं, सभी हमारे महिला वर्ग, आदर के योग्य सभी बुजुर्गों ने जो काम किया है पार्टी के लिए, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव को जीतने में जो हमें सहयोग दिया और दिन रात कार्य किया, उसके लिए मैं पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी आपको एड्रेस करेंगे। सम्मानित हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, संसद सदस्य, सम्मानित मंत्रिमंडल के सभी मंच पर विराजमान मंत्रीगण के सदस्य, सभी सम्मानित विधायक, सभी निर्वाचित पार्षद, सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, सभी सम्मानित कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता, सबसे पहले तो मैं
शिमला की जनता का, जो शिमला नगर निगम के दायरे में आती है और जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के लोग रहते हैं, जो मिनी हिमाचल के नाम से जाना जाता है, उस शिमला की प्रबुद्ध जनता का धन्यवाद करता हूं कि 10 साल के अंतराल के बाद पहली बार नगर निगम में हमें पुनः काबिज होने का मौका मिला है। आप जानते हैं कि पिछले जब विधानसभा चुनाव होने थे तो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह इन चुनावों को टालने की कोशिश की और उसमें वो सफल भी हुए। और उसके बाद हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी को विधानसभा में अपना बहुमत दिया और कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी और हम लोग सभी ने दिन रात मेहनत की और 5 माह में हमने जनता के हित से संबंधित फैसले किए। सबसे पहला हमारा जो प्रॉमिस था ओल्ड पेंशन स्कीम का, उसको हमने लागू किया। 1500 रुपया गारंटी योजना, जो कि दूसरा चरण हमने पिछले काली कैबिनेट में हमने डिसाइड किया। और कई ऐसे फैसले जिसमें हमें कड़े फैसले भी लेने पड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल से इस प्रदेश को जिस आर्थिक बदहाली के रास्ते पर छोड़कर चले गए थे, हमने फैसले भी लिए। और जिस प्रकार से सबऑर्डिनेट सिलेक्शन पीरियड में पेपर को बेचा जाता था, हमने उसको भंग करने का फैसला किया। हमने अपने आय के साधन को बढ़ाने के लिए फैसले किए, जिसमें शराब के ठेकों की नीलामी से हमें एक साल में 700 करोड़ रुपए की अधिक आय होने का अनुमान है। अपने आय साधन बनाने के लिए 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट पर वाटर सेस लगाने की हमने बात की। इसके लिए मैं अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि हम रात के 12-12, 1-1 बजे तक सब मंत्रिमंडल के सहयोगी बैठकर उस कार्य को करते हैं। ऐसा पहली बार हुआ कि ये जो चुनाव था, 10 साल से ये पार्टी चुनाव चिन्ह पर नहीं हो पा रहा था। हमने नीतिगत फैसला किया और उस फैसले के अनुसार पिछला जो चुनाव था वो चुनाव चिन्ह पर नहीं था। हमने नीतिगत फैसला करके कहा कि हम कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के सिंबल और जो भी पार्टी चुनाव लड़ना चाहते उस सिंबल के आधार पर चुनाव लड़ा जाए। और हमने हाथ के निशान पर चुनाव लड़ा, कांग्रेस की विचारधारा के नाम पर चुनाव लड़ा। और आज हमारी ऐतिहासिक जीत इसलिए हुई है कि इतनी सीटें, जितने भी कारपोरेशन के आज तक चुनाव हुए, 24 सीटें आज तक किसी भी पार्टी को नहीं मिली, जो कि इस बार के ऐतिहासिक चुनाव में। इसका मतलब यह है कि हमने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को हराया और सिंबल पर चुनाव करके हमने ये दर्शाया है कि हम कांग्रेस पार्टी के जो कार्यक्रम हमारे द्वारा किए जा रहे हैं उसके पक्ष में जनता ने हमें वोट दिया और जनता हमारी नीतियों से सहमत है। हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारे सभी सदस्य सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और व्यवस्था परिवर्तन से संबंधित हम आए दिन नए नए फैसले कर रहे हैं। इस प्रदेश को आर्थिक बदहाली से कैसे बाहर निकाला जाए। प्रदेश की आर्थिक स्थिति गंभीर है, फिर भी हमने विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और यही नहीं, हमने जहां भी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की समस्याएं थी उनको निपटाने का हमने कोशिश की। तकरीबन 1 लाख मतदाता इसमें थे। बारिश के कारण थोड़े और अगर वोटों का परसेंटेज ज्यादा होता तो मेरा ये मानना है कि कुछ और सीटों में भी बहुत इजाफा हो जाता, लेकिन
जितने भी सीटें हमें मिली है वो हम शिमला की जनता के एक बार फिर से धन्यवादी है। हम शिमला को सुंदर और स्वच्छ शहर बनाना चाहते हैं। जो हमने वादा किया है कि यातायात की जो सुविधा है सर्कुलर रोड में उसको कैसे बड़ा चौड़ा करना है और शिमला में स्वच्छ पेयजल की सुविधा कैसे उपलब्ध करवाने, इस दृष्टिकोण से ही हम कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार कोई भी कार्य जो भी लेती है वो गंभीरता से लेती है। अभी हम 3-3 साल से हाई कोर्ट में चाहे वो फॉरेस्ट के केसेस थे उसको निकालने के लिए हमने प्रयास किया और शिमला डेवलपमेंट प्लान के संदर्भ में भी हमारे पिछले दिनों एजी साहब गए और उन्होंने प्रयास किया और पिछले कल ही हमें इसकी भी परमिशन मिली है। शिमला में तकरीबन 2 लाख के करीब हमारी जनसंख्या रहती है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश का शहर भी है। 90% लोग हम गांव में रहते हैं। हमने जो बजट पेश किया है उस बजट को धरातल में आने के लिए हम फैसले कर रहे हैं। आने वाले समय में आप और महत्वपूर्ण परिवर्तन देखेंगे। लेकिन शिमला की जनता ने जो हमें जिम्मेवारी हमारे पार्षदों को, सभी पार्षदों को जो 24 जीत कर आए हैं उनको जो सौंपी है, उनके मन में, सबके मन में जो भी पार्षद हमारे हैं उनके मन में सेवा भाव है। और हमारी अभी सरकार है, सभी पार्षद जहां अपने वार्ड में विकास की लेकर आएंगे, विकास को के संदर्भ में चाहे सड़कें है, चाहे बिजली के तारों का जाल है, स्वच्छ पेयजल से संबंधित लेकर आएंगे। हमारी सरकार उनकी हर प्रकार से मदद करेगी और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि तकरीबन 40,000 लोग शिमला शहर में रहते हैं। कईयों के एटिक है, कईयों की बेसमेंट है, कईयों की पार्किंग की सुविधा है। अब चुनाव खत्म हो गया, हम किसी को ये नहीं कहना चाहते कि चुनाव के बाद हम आपके लिए काम नहीं करना चाहते। हम जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से शिमला शहर में रहने वाले जो कर्मचारी है, अधिकारी है, व्यापारी वर्ग है या कोई और काम करता है, बड़ी मुश्किल से एक अपना घर बनाता है। उस घर में वो 4 स्टोरी रखता है, 1 स्टोरी वो पार्किंग के लिए रखता है, 1 बेसमेंट के लिए रखता है। हमारी सरकार उस पर भी गंभीरता से विचार कर रही है कि बड़ी मुश्किल से एक मकान बनता है। इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार काम करेगी। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आज तो सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं, सभी जो 34 है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, चाहे कांग्रेस के पार्षद है, चाहे सीपीएम के पार्षद है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं और हम सबको मिलकर शिमला शहर और हिमाचल प्रदेश को सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है। उस तरीके से हमें नीतिगत फैसले करने हैं। लेकिन मैं कुछ बातें आपके सामने, वैसे आज तो खुशी का मौका है, रखना चाहता हूं। जिस आर्थिक बदहाली में ये राज्य हमको मिला है और जिस आर्थिक बदहाली के दौर से हम गुजर रहे हैं, मेरा मानना है कि हम सभी लोग, मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं कि किसी तरह अपनी अर्थव्यवस्था को 4 साल में पटरी पर लाएं। आप सुनते होंगे, हम बार बार कहते हैं कि हम अर्थव्यवस्था को पटरी पर तो लाएंगे ही, लेकिन आने वाले 10 सालों में हम हिमाचल प्रदेश का सबसे समृद्धशाली प्रदेश और सबसे अमीर राज्य हिमाचल प्रदेश को बनाने के लिए हमने इस प्रकार का बजट, अपना पहला बजट पेश किया है, जो आने वाले 10 साल में हिमाचल प्रदेश को सबसे धनी राज्य के रूप में बनाया जाएगा। तो हम सभी जनता का, खासकर पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। और जिस प्रकार का कैंपेन भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग चला रहे थे, जिस प्रकार के कैंपेन को वो अमली जामा पहनाना चाहते थे, शिमला में सभी लोग पढ़े लिखे हैं और शिमला के अलावा राजनीतिक दृष्टिकोण से हिमाचल प्रदेश के जितने भी हमारे वोटर है, मतदाता है, वो सबसे जागरूक है।
उनको आप ऐसे नहीं समझ सकते। उस परिस्थितियां समय के अनुसार सही फैसला करने में सक्षम है। और 5 महीने जो हमारे सरकार ने कार्य किया है, आज हम शिमला नगर निगम, जो कि मिनी हिमाचल के रूप में जाना जाता है, जो हमने 5-7 महीने में कार्य किया, उसके लिए मैं शिमला नगर निगम की जनता ने जो हमें 24 पार्षद जीत कर भेजे है, हमारी नीतियों पर मोहर लगाई है 5 महीने के कार्यकाल में, उसके लिए मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। पालमपुर में भी कारपोरेशन का एक चुनाव था जो सिंबल पर हुआ है, वो भी हम जीते हैं। ये सब चुनाव जीतने के बाद हमारा दायित्व और बढ़ जाता है, हमारे कंधों पर और जिम्मेवारी बढ़ जाती है, हमारी जवाबदेही और अधिक हो जाती है। अभी हमें और अच्छी तरह गवर्नेंस करना है। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है, गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। हमारी सरकार इस नीति को अपनाकर आगे बढ़ रही है। आपने मेरी बात सुनी, सभी पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी हमें दिन रात सुनाते रहे और सुनते रहे, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं एक बार फिर से अपनी प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का भी व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमने रात दिन मैडम ने मेहनत की और हम सब लोगों ने मेहनत करके जहां जहां समय हुआ, हम सब मिनिस्टर्स का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारे इस में दिन रात बैठे कर कार्य करते थे। पर खासकर हम सब लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के अंतर्गत आते हैं। मुख्यमंत्री तो तब बनता है जब पार्टी का कोई टिकट होता है, तो हम सब लोग एक टीम बनकर जो एकजुटता का हम लोगों ने परिचय दिया, हम सब का धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये जो हैट्रिक है कांग्रेस की, उपचुनाव, आम चुनाव, नगर निगम, इसके राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई मायने नहीं। देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ, ये भाव उस प्रकार का शायद मुझे लगता कि नहीं होता है। और जिसको मैं कह रहा हूं कि एक ऑर्गेनिक मैंडेट, यानी कि सही मायने में शिमला के रहने वाले, शिमला के लोग शिमला के कॉरपोरेशन में वोट डालें, ये बहुत आवश्यक है। सर, मुख्यमंत्री कहते हैं कि नियम जो थे वो दोनों पार्टियों के लिए बराबर थे। अब अगर कह रहे हैं कि सबके लिए खोले या जो भी था, हमने भी उन्हीं मुद्दों पर उसी आधार पर काम किया और भाजपा ने भी उसी आधार पर काम किया, तो ये बहाने की तरफ ले जा रहे हैं, कांग्रेस की बहाने भी। बहाने की बात नहीं मैं कह रहा हूं, जो हकीकत है वो हकीकत उनको स्वीकार करना होगा। अभी 4 महीने पहले विधानसभा के वोट किसी और विधानसभा क्षेत्र में डाल करके आए और उसके बाद अब वोट डालने के लिए शिमला बना दिया गया, तो ये मुझे लगता है कि एक एथिकली ये गलत है। ये मुख्यमंत्री का वोट भी है, वो उचित नहीं है। मेरा भी वोट बनाया था कुछ लोगों ने, मैं कहीं था नहीं, मैं प्रवास पर था कहीं, मेरा भी वोट बना दिया था कुछ लोगों ने। लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा कि मैंने कहा ये एथिक्स के अगेंस्ट है, और मैंने वोट काटने के लिए व्यक्तिगत रूप से लिख करके दिया मैंने परिवार की ओर से कि हमारा वोट जहां है वहीं। और शिमला में हम रहते हैं, हालांकि जैसे मुख्यमंत्री जी शिमला में रह रहे हैं और वैसे हम भी रह रहे हैं, लेकिन एथिकली हमको लगा कि शिमला के अंतर्गत जो कॉरपोरेशन के एरिया के यहाँ के जो वोटर है उनको अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए शिमला का इस कॉरपोरेशन के चुनाव में भाग लेने की दृष्टि से। अब बहुत सारे वोट ऐसे बनाए गए जो बाहर से बनाए गए और वो कल आए होंगे या आज आए होंगे, उसके बाद वो चले गए। शिमला है और वो कहाँ होंगे मुझे नहीं मालूम, मैं उस सारी चीज को लेकर कहना नहीं चाहता हूं। और एक बात तो ये ऑर्गेनिक मैंडेट को प्रभावित करने का प्रयास हुआ और उसमें वो सफल हुए, एक बात। दूसरी बात, मैं एक बात और भी कहना चाह रहा हूं, शिमला के इस सारी उसको ये सरकार के प्रभाव में ये चुनाव हो, कर्मचारियों को आचार संहिता के लगने के बीच में डीए की किस्त जारी करना, घोषणा करना, कर्मचारियों को रेगुलर करने की, जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे थे उनका कॉन्ट्रैक्ट पे जो है उसकी घोषणा करना, ये 3 महीने पहले की जा सकती थी, 4 महीने पहले की जा सकती थी, लेकिन कॉरपोरेशन के चुनाव के बीच में ये सब घोषणा करना, ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं। और दूसरी बात
ये है कि पूरी सरकार लगी थी। मैं उन सारी चीज को लेकर नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि हमारी पार्टी ने चुनाव को लड़ा, गंभीरता से लड़ा। और देखिए अंतर कुछ जगह 8 वोट का अंतर है एक जगह, और एक जगह 39 वोट का अंतर है, एक जगह 34 वोट का अंतर है। ऐसे मामूली से अंतर से जो है वो सारी चीजें जो है वो चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में गया है। लेकिन सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत सी चीजें ऐसी थी जो पूर्व सरकार के समय में डिले हुई, चाहे वो कोर्ट में जाकर रिजल्ट्स फंसे, चाहे अलग अलग कारणों से, लेकिन डिले बहुत सी हुई, जिसके बाद फिर जनता खफा भाजपा से हुई। देखिए उनको इस बात को समझना चाहिए कि शिमला कॉर्पोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर दी थी, पूर्ण रूप से तैयारी कर दी थी, और जो नॉर्मल शेड्यूल था उस शेड्यूल के मुताबिक की थी। लेकिन इनकी ही पार्टी की जो काउंसलर नाभा से चुन करके आई है सिमी नंदा, वही जाकर के कोर्ट में गई, और कोर्ट में जाने के कारण कोर्ट का निर्णय सरकार प्रभावित नहीं करती है। कोर्ट में जाकर के सारा निर्णय वो डिले हुआ, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक गया निर्णय, सारा विषय। इस तरह से उलझते समय लगा, लेकिन उसमें हम नहीं गए तो कांग्रेस के लोग हैं। अगर 11 महीने के बाद कॉर्पोरेशन का चुनाव, यानी कि ये शिमला की कॉर्पोरेशन के, मुझे लगता है कि आज से पहले कभी इस प्रकार से नहीं हुआ होगा, जब 11 महीने का ऐसा गैप रहा जिस गैप में कभी मतलब कॉर्पोरेशन एग्जिस्टेंस में नहीं थी वहां पर, यानी कि वहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे नहीं। तो ये भी पहली बार हुआ। अगर इसकी वजह डिले की है तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार है। भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव, इन तमाम चीजों का लग रहा है कुछ फर्क पड़ा, क्योंकि बीच इलेक्शन में कैंपेन शुरू थी, अचानक से प्रदेश अध्यक्ष बदल जाते हैं, चाहे रीजन जो भी हो, एक मैसेज जनता के बीच में फ्लोट कर। देखिए हमारी पार्टी काम में सभी लोग लगे थे, पुराने अध्यक्ष भी लगे हुए थे, नए अध्यक्ष भी लगे हुए थे। मैं नहीं समझता कि उसके कारण कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। वो एक नॉर्मल प्रक्रिया के बीच में चुनाव जरूर आ गया, लेकिन उसके बावजूद नॉर्मल प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है सारा। और लेकिन जो चुनाव हुआ है और चुनाव का जो मैंडेट आया है, हमने कहा कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि इस चुनाव में बहुत बुरी तरह से व्यवस्थाओं को प्रभावित किया। अब जैसे बालूगंज में एक जगह जो मशीन का नंबर ही मैच नहीं कर रहा है, वो सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है, वो पिटीशन का विषय है। 2 वार्ड यहाँ पर 28 और 30 नंबर वार्ड है, छोटा शिमला और दूसरा कंगनाधार। दो वार्ड में ऐसा हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो कैंडिडेट के लिए पहले विड्रॉल वाले दिन सिंबल अलॉट किया, उसमें उनका जो है वो उसमें नंबर अलग था, सीरियल नंबर, और बाद में जब ईवीएम खोली गई जिस दिन वोट था उसमें अलग था। तो ये भी सारी चीजें जो है वो सारी चीजों को लेकर के हमें समझ में नहीं आ रही। ऐसा इतनी मतलब परिस्थिति कभी नहीं हमने देखी कि भाई चुनाव में बेवजह का इस प्रकार से प्रभाव करना, और यहां तक कि ईवीएम के नंबर आगे पीछे कर देना, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो तीनों मसले हैं, आज का मसला बालूगंज वार्ड वाला, और उसके अलावा कांगनाधार वार्ड का और छोटा शिमला वार्ड का, इनको लेकर क्या अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? कोर्ट में भाजपा जाएगी या जनता के बीच में जाएंगे? फिर से किस प्रकार से प्रोसेस आगे बढ़ेगी? अभी तो आज चुनाव का परिणाम निकला, हम पार्टी के सब साथियों के साथ बैठेंगे और उसके बाद पार्टी नेतृत्व उस पर विचार करेगा, निर्णय करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी बात, जब टिकट आवंटन हुए थे उस वक्त नाराजगी काफी कार्यकर्ताओं में रही है, कि आपको लग रहा है कि अगर कुछ और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। इस वक्त खबर यह है कि गोवा के एससीओ सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे बिलावल भुट्टो, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री है बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो गोवा में है इस वक्त, और ये इस वक्त बड़ी खबर, गोवा के एससीओ सम्मेलन में शामिल, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन में शामिल चीन के विदेश मंत्री भी गोवा पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन के विदेश मंत्री और साथ ही साथ रूस के विदेश मंत्री भी गोवा में मौजूद। जो भी एससीओ के मेंबर्स हैं, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री और गोवा पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि चीन के विदेश मंत्री भी और रशिया के विदेश मंत्री पहुंच चुके हैं, इस वक्त गोवा में है। हमारे साथ मौजूद है आनंद नसीमन, मैनेजिंग एडिटर कम सीनियर एंकर नेटवर्क 18 ग्रुप। आनंद, ये जानना चाहूंगा कि एक इंतजार था और साथ ही साथ एक थोड़ी हैरानी भी थी कि एक लंबे समय के बाद पाकिस्तान से कोई एक पॉलिटिकल बड़ा फिगर जो है वो हिंदुस्तान आ रहे हैं, तो क्या वो अब पहुंच गए? क्या आज का शेड्यूल रहेगा? किस तरह से बातें होंगी? और सवाल तो इस बात को लेकर है, या जो सवाल जहन में है कि क्या बायलेटरल भी होगा, ऐसी कोई आशा, कोई उम्मीद?
नमस्ते, जय हिंद और न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के सभी दर्शकों को और विशाल आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। जी मुझे जरा फीडबैक आ रहा है तो उसको जी बिल्कुल वो अभी उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। सवाल बस यही है कि एक इंतजार भी था और साथ ही साथ एक ये भी था कि ऐसे हालात में जबकि सीमा पर थोड़ी एक्टिविटीज इस तरह की हो रही हैं और पाकिस्तान के विदेश मंत्री एक बड़ा पॉलिटिकल फिगर तकरीबन 9-10 साल के बाद कोई जो है वो हिंदुस्तान में इस वक्त आया है एससीओ के सम्मेलन में शामिल होने के लिए। जी विशाल, देखिए सबसे पहली बात कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चाइना की पहल थी और चाइना के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो जांग मिन है, इनका सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनका इस बार भारत इसका लीडरशिप कर रहा है, अगुवाई कर रहा है, चेयरमैनशिप भारत के पास है, इसीलिए भारत मेजबानी कर रहा है जी। इसमें बहुत सारे देश पहले ही मेंबर नेशंस हैं जिसमें उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान है और उसके साथ इंडिया, रशिया, पाकिस्तान और चाइना है। लेकिन अब इसमें कई सारे और देश भी जुड़ रहे हैं क्योंकि ये धीरे धीरे ये कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो एशियाई देशों का था ये बढ़ता जा रहा है। हाल फिलहाल में पाकिस्तान ने जितने भी एससीओ की मीटिंग्स हैं उसको या तो बॉयकॉट किया है या ठीक से अटेंड नहीं किया या प्रोटोकॉल को ब्रेक किया है कि एक मल्टीलैटरल फोरम पर आप बायलैटरल मुद्दों को लाकर उस पर बखेड़ा खड़ा करें, ये उन्होंने करने की कोशिश की। जैसा आप कह रहे थे 10-12 साल बाद लास्ट टाइम हिना रब्बानी खार आई थी, उसके बाद अब बिलावल भुट्टो आ रहे हैं। इंटरेस्टिंगली उस वक्त हिना रब्बानी खार फॉरेन मिनिस्टर थी, अब वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उनकी डेप्यूटी हैं, अब बिलावल भुट्टो की डेप्यूटी हैं। बिल्कुल। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने बहुत क्लियरली ये कहा है, आज सुबह सवेरे ही हमने कहा था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से बहुत क्लियर था कि वो लाइन को होल्ड करेंगे, वो एससीओ की गरिमा का मान रखेंगे, वो मल्टीलैटरल इश्यूज पर ही बात करेंगे और एक रिस्पॉन्सिबल एससीओ मेंबर नेशन की तरह वो बिहेव करेंगे। अगर आप बिलावल भुट्टो की बात को सुने, जो टोन था, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हमें ट्रेड पर बात करनी है, अमन यानी पीस पर बात करनी है और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर बात करनी है, इससे आगे हम नहीं बात करेंगे, किसी बायलैटरल इशू को हम नहीं उठाएंगे। भारत की तरफ से कोई इशारा नहीं किया गया कि हम पुलिसाइड या बायलैटरल करें या 1-on-1 करें, लेकिन हाँ, हम इस बार होस्ट हैं, हम मेजबानी कर रहे हैं, वो अतिथि हैं, तो हमारी जिम्मेदारी, हमारा जो कर्तव्य बनता है और भारत का जो सलीका है कि जब कोई घर आता है तो उसको तमीज से उसका हम सत्कार करते हैं और पूरी तरह से उसका आदर सत्कार करते हैं। लेकिन हम ये उम्मीद भी करते हैं कि जो हमारे घर मेहमान बन के आए उस मेहमान नवाजी की इज्जत भी रखे और बदतमीजी ना करे। तो ये दोनों तरफ से अब की बार कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप देखें तो जेपी सिंह जो एमईए में ज्वाइंट सेक्रेटरी पीएआई हैं जी, उन्होंने उन बिलावल भुट्टो को रिसीव किया, बिलावल भुट्टो यहां आए हैं। अब उनके एंगेजमेंट्स हैं, उनके रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ 1-on-1 है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से तो वो रेगुलरली इन टच भी हैं और मिलते भी हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी डेलीगेशन जो यहां पर है वो जो भी चाइना कह रहा है, चाइना के इशारे, चाइना के नक्शे कदम पर ही पाकिस्तानी यहां पर ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। देखिए ये तो 5 मई को यानी कि कल होगी जो मेन एससीओ मीटिंग है, लेकिन 29 तारीख से लेकर 3 मई तक यहां पर बहुत सारे सभी देशों के डेलीगेट्स यहां पहुंचे हैं ताकि सारे डॉक्यूमेंट, सारे नोट, सारे पॉइंट्स एजेंडा को डिसाइड कर सकें। उसमें यही फीडबैक आया है कि पाकिस्तानी वही कर रहे हैं जो चीनी उनको कहने को कर रहे हैं, कह रहे हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान की तरफ से अभी यहां पर एजेंडा यह है कि वो उनकी तरफ जो अभी इस वक्त वहां गुर्बत है, जो तकलीफें हैं, जो क्लाइमेटिक चेंजेस और प्राकृतिक आपदा की वजह से वहां जो फ्लड्स हुए हैं और वहां पर लोगों के पास खाने को नहीं है, पाकिस्तान के पास पैसे, जेब खाली है उनकी, तो वहां पर वो उनके लिए ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए जब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। तो उनका यही एजेंडा इस बार होने वाला है, यही लार्जली कहा गया है। भारत की तरफ से अगर फोकस 15 पॉइंट एजेंडा है इस पूरे एससीओ मीटिंग का, भारत इसमें चैंपियन क्या कर रहा है, स्टार्टअप और इनोवेशन को कर रहा है और ट्रेडिशनल मेडिसिन को कर रहा है। ये सभी देश जो एससीओ के मेंबर्स हैं, इनमें जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद हो, यूनानी मेडिसिन हो, जो भी हो, इसको बहुत मान्यता दी जाती है और भारत इसको पुश करना चाहता है और स्टार्टअप और इनोवेशन को भी एनकरेज करना चाहता है और वहीं पर भारत उन ग्रुप्स की अगुवाई भी कर रहा है, उसकी लीडरशिप भी कर रहा है। तो यहां माहौल कैसे बना, क्योंकि क्रेमलिन पर जब 2 ड्रोन्स ने अटैक करने की कोशिश की और सारा फोकस रशिया पे आ गया कि सर्गेई लैवरोव आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन सर्गेई लैवरोव सबसे पहले पहुंचे। जो विदेशी देशों में से जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो सबसे पहले सर्गेई लैवरोव पहुंचे, आज सुबह 7:15 बजे पहुंच गए थे।
सुब्रमण्यम जयशंकर जी तो कल दोपहर को 1:30 बजे ही यहाँ टच डाउन कर गए थे गोवा में, और कल से वो यहाँ मौजूद हैं। लेकिन अभी बिलावल भुट्टो 1:30 बजे के करीब पहुंचे, लेकिन उनको यहाँ जो वेन्यू है वहां पहुंचते पहुंचते 3 बज गए। वो पहुंचे और उनके बाद करीब 4 बजे चिंगान आए हैं, जो कि चाइनीज विदेश मंत्री हैं। उज्बेकी, किर्गिस्तानी और बाकी विदेश मंत्री भी पहुंच चुके हैं। अब आज शाम को इनफॉर्मल एंगेजमेंट्स और जिन जिन देशों को वन ऑन वन्स करने हैं वो करते रहेंगे, वो निपटा लेंगे। हमें बताया गया है कि बिलावल का कार्यक्रम रात के 9 बजे तक है। उसके बाद क्या वो किसी मीडिया से बात करते हैं या नहीं, या वन ऑन वन्स करते हैं कि नहीं, वो देखने वाली बात है। लेकिन वहां पर भी इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर है। बात सिर्फ आप बायलैटरल, आप किसी बायलैटरल इशू के नहीं पूछेंगे, आप जो है मल्टीलैटरल फोरम में पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या करना चाहती है, उसी को दिखाएंगे। आप इसको सियासी तरीके से अगर देखें तो पाकिस्तान में भी ये जो रूलिंग कोalition है, इन पर बहुत प्रेशर है। बहुत वहां पर इमरान खान और पीटीआई ने बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा किया था कि क्यों जा रहे हैं बिलावल, क्यों जा रहे हैं हिंदुस्तान। लेकिन ये पहली बार है जब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की और जो गवर्नमेंट है वो दोनों एक सहमति, एक ही तर्ज पर हैं कि नहीं, हमें भारत से इक्वेशंस, रिलेशंस बेहतर करने हैं। अगर पाकिस्तान को अगर प्रॉस्पर करना है, अपनी जो इकोनॉमिक हालत है उसको ठीक करना है, माली हालत को ठीक करना है, तो भारत के बिना वो नहीं हो सकता। चाहे चीन जितना भी सपोर्ट कर ले, रशिया कितना भी कर ले। रशिया से मीटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि उनको रशिया से सस्ते में तेल खरीदना है। अब पहले भी पाकिस्तान खरीद चुका है और खरीदने की कोशिश करेगा और थोड़ा ट्रेड करने की कोशिश करेगा। तो ये सारे कंपल्शंस है पाकिस्तान के। बिलावल पर भी ये जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी, अपने एजेंडे को नहीं। और पाकिस्तान को वो कैसे प्रोजेक्ट करते हैं और पाकिस्तान की इमेज के लिए वो कितना मेहनत करते हैं, वो उनके ऊपर है, ये उनका दारोमदार है। भारत का फोकस बहुत क्लियर है। हम मेजबान हैं, हमने सबको न्योता दिया है, आप हमारे घर आइए, हम आपका सत्कार करेंगे, हम तमीज से आपसे मिलेंगे भी, पर हमसे कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। लेकिन अगर आपने कुछ गड़बड़ की, आपने यहां खलल डालने की कोशिश की, तो फिर उसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। जी आनंद, एक सवाल यहां पर अहम ये भी है कि जैसा आपने खुद ही बताया कि उन्होंने अपने फर्स्ट जो रिमार्क्स थी उसमें ये बताया कि वी आर कमिटेड टू द पॉइंट्स और द चार्टर ऑफ एससीओ। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के साथ इस तरह के रिलेशन या फिर बॉर्डर पे जिस तरह के हालात बने रहते हैं और जिस तरह से लगातार जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको एक सपोर्ट रहता है वहां से, ऐसे में ये डिसीजन के वो यहां आए और हम जाहिर सी बात उनकी हम मेजबानी कर रहे हैं तो वो हमारे मेहमान हैं। लेकिन कई ऐसे मौकों पे देखा गया है कि जहां पे मेंबर कंट्री होते हुए भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कई बार लोग शामिल हो जाते हैं। तो अगर वो आते हैं यहां, इसे किस तरह से लिया जाना चाहिए और इंडिया जो है वो किस तरह से अपने स्टैंड को बिल्कुल क्लियर कट उनके सामने यानी पाकिस्तान के सामने रख सकता है, जो इश्यूज स्पेशली क्रॉस बॉर्डर को लेकर होता है, चूंकि बायलैटरल तो हो रहा नहीं है। देखिए, बंदूक और बातचीत साथ नहीं होगी, ये बहुत क्लियर है। भारत भी बहुत क्लियर है इस बात पर, उसमें कोई चेंज भी नहीं है। अब जो भी एफर्ट लेना है वो पाकिस्तान को लेना है, भारत को नहीं लेना है। भारत उनके जमीन पर टेररिस्ट नहीं भेज रहा है और ना ही भारत को कोई इंटरेस्ट है पाकिस्तानी सरजमीन पर कब्जा करने की। बिल्कुल, निगाहें पाकिस्तान ने भारत की सरजमीन पर गड़ाए रखी हैं। प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स उनका ध्येय रहा है जनरल जिया के टाइम से। तो ये उनको अब रियलाइज करना है। अब पाकिस्तान की हालत ये है कि भाई लेने के देने पड़ रहे हैं, पहनने को कपड़ा नहीं है, हालत तंग है भाई, लंगोट तक की हालत आ गई है। तो ऐसे में वो क्या बंदूक की बात थोड़ी करेंगे जब हाथ में खाने को रोटी नहीं है लोगों के पास और पहनने को कपड़ा नहीं है और काम नहीं है करने के लिए, तो वो प्रायोरिटीज हो जाती है ना। अब वो उनको समझ में आया है। इतने साल तक उनको अमेरिकी डॉलर मिल रहे थे, अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ के निकल गया तो डॉलर आने बंद हो गए। आप पिछले 2 साल में देखिए पाकिस्तान की हालत क्या हो गई। बिल्कुल, ये उनको समझ में आ रहा है, ये रियलिटीज हैं। भारत ने क्या कहा है? भारत ने कहा है देखिए, आप हमसे वन ऑन वन अगर बायलैटरल रिलेशंस चाहते हैं तो फिर आप अपनी आदत सुधारिए। यहां पर भारत ने उनको कहा कि देखिए, फॉर्मेलिटी हम आपको न्योता भेज रहे हैं, आना ना आना आपके ऊपर है। अब पाकिस्तानियों ने कहा हम आना चाहते हैं। अब इसमें इंटरनल बात मैं आपको बताऊं कि जब मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में आए थे 2014 में। क्योंकि मियां नवाज शरीफ उस वक्त ये समझते थे कि भारत के साथ ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए। उनको ये समझ थी। आज भी जो भी वहां पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट की सियासत हो रही है उसको कहीं ना कहीं मेंटरिंग और जो मार्गदर्शन है वो नवाज शरीफ से ही मिल रहा है, लंदन से। तो नवाज शरीफ बहुत क्लियर हैं और उन्होंने आर्मी से भी ये बात की है कि भारत के साथ हमें नॉर्मलसी चाहिए अगर पाकिस्तान में नॉर्मलसी चाहिए। इकोनॉमिक हार्डशिप सबसे बड़ी बात है। अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो आप क्या लड़ाई लड़ेंगे भाई साहब? आपको
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये उनको समझ में आ गया है। तो अब भारत यही देखेगा कि पाकिस्तान कैसे बिहेव करता है। ठीक, अब यहां पर अगर पाकिस्तानी मीडिया ग्रुप आए हैं, 15 लोग आए हैं, 18-20 लोगों का और पाकिस्तानी कंटिंजेंट अलग से आया है, उसमें शायद कुछ ISPR के लोग भी हैं, ISI के लोग भी हैं, सबको पता है कौन आया है कौन नहीं आया है, लेकिन वो कैसे बिहेव करते हैं, उनके इरादे क्या हैं, वो दिख जाते हैं। फिर उसके बाद फिर जुलाई में फिर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका दिल्ली में जुलाई में अगर वो आते हैं कि नहीं, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ बिलावल कंडक्ट्स हिमसेल्फ नाउ। जी, आप समझ रहे हैं, प्रेशर पाकिस्तान पे, भारत पे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो आपको घर बुला लिया, आप घर के अंदर आप बदतमीजी करेंगे तो अगली बार आपको नहीं बुलाएंगे भाई। हालिया दिनों में जैसा आपने बताया कि जो पाकिस्तान की स्थिति बनी हुई है, अब पाकिस्तान के एक बार वहां के PM भी जो मौजूदा है और कई और मिनिस्टर्स भी वो हिंदुस्तान की तारीफ करते रहे हैं स्थितियों को लेकर के, मैनेजमेंट को लेकर के। उन्होंने PM मोदी की भी तारीफ की है कई बार। तो क्या ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि पाकिस्तान भले ऊपर से कुछ उस तरह का जाहिर न करे, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं वो ये समझ रहा है कि देश और दुनिया और उसकी जो एक चलाने की जो स्थिति है हिंदुस्तान की क्या है और पाकिस्तान अपनी स्थिति में पहुंच चुका है। देखिए एक आपसे अगर उनका ये एक फॉर्मर क्रिकेटर ये कह देता है कि भाई 4 सूबे आपसे संभलते नहीं, आप चलें कुछ और लेने के लिए, तो फिर वो रिफ्लेक्शन है ना कि वहां रियलिटी क्या है। अब कहीं ना कहीं वहां जन सामान्य में ये समझ में आ गई है कि हमें पहले हमारी हालत ठीक करने की जरूरत है। इससे पहले कि हम किसी दूसरे की चीज पर नजर डालें, पहले अपने घर को तो संभालें। जी, ये रियलाइजेशन वहां आया है। जी, और इकोनॉमिक हार्डशिप से ज्यादा कोई मार किसी को नहीं दे सकते। आप देश को हरा सकते हैं, किसी देश को बार बार खदेड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक उनके पास पैसा होगा वो शरारत करेंगे। पैसे खत्म तो शरारत कहां करेंगे, फिर उनको फिर स्टैंड अप ऑन द बेंच या चुपचाप खड़े रहना पड़ेगा ना, डिसिप्लिन होकर। अब ये वही केस है। अब पाकिस्तान का चॉइस ये है, वो ये भी देख रहे हैं ना, 1990 में विशाल आप देखिए पाकिस्तान वाज इकोनॉमिकली डूइंग बेटर देन इंडिया, लेकिन कहां 2023 में देखिए कहां भारत जिसके पास $650 बिलियन का रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व है, उनके पास $4 बिलियन का रिजर्व नहीं है। और वो कटोरा लेके घूम रहे हैं हर किसी के पास, भाई पैसा दे दो, थोड़ा तो दे दो, पैसा दे दो। तो फिर ये किसी के लिए भी एम्बैरेसिंग होगा, किसी भी व्यक्ति के लिए ये एम्बैरेसिंग होगा, किसी भी देश के लिए ये ठीक नहीं होगा। तो वो उसको ठीक करना चाहते हैं, अगर वो करना चाहते हैं तो देखें, लेट देम वॉक द टॉक। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और इसी के साथ ये बताया कि बड़ा इंपॉर्टेंट ये टाइम है और ख़ासतौर से जो एक मैसेज यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रांगली जाना है, SCO के चार्टर से हट के कोई बातचीत नहीं होगी और सॉफ्ट स्टैंड है या जो भी है, लेकिन हिंदुस्तान का अपना स्टैंड है, वो मौक़िफ़ है, बहुत क्लियर है। और इसी के साथ यहाँ पर अब आगे जो भी इसमें बातचीत होगी वो आपको हम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 JKL से बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चला जरूर।